हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ टॉप एकेडमी। माई सेल्फ एकता मिश्रा। और बच्चों, हम लोग पर्सनालिटी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसके प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पर्सनालिटी की कुछ थ्योरी के बारे में बात की, जैसे कि हमने टाइप्स ऑफ जो टाइप थ्योरी है जिसमें आल्पोर्ट और कैटल की थ्योरी के बारे में चर्चा की थी। और इसी में हम लोग सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसको साइको एनालिटिक थ्योरी कहा जाता है। ओके, हमने प्रीवियस क्लासेस में कई सारे सिद्धांत पे चर्चा की है। बच्चों, आप लोग वो सारे सिद्धांत को एक बार आप देख लीजिएगा पर्सनालिटी को की वीडियोस को, क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चन देख रही थी यूपी टेट में तो काफी डीप में क्वेश्चंस आए हुए हैं। लाइक जो ट्रेस थ्योरी है, इवन जो हिप्पोक्रेट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिन्होंने बॉडी केमिस्ट्री टाइप में पर्सनालिटी को कई पार्ट में डिवाइड किया है, उससे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम लोग अभी फ्रॉइड की थ्योरी पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। ओके, जहां पे हमने ये बात की थी कि मनोविश्लेषण सिद्धांत की व्याख्या यानी ये कह सकते हैं हम, फ्रॉइड ने अपने सिद्धांत को 4 पार्ट में बांटा है। जो फ्रॉइड का पर्सनालिटी का सिद्धांत है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें है पहला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी में कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस आते हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन की अवस्थाएं। स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी में ईड, ईगो, सुपर ईगो की बात की थी। हमारा 2 पार्ट बचा है, जो है डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। इन दोनों पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ ये भी कोशिश करेंगे जो पार्ट्स हमारे छूट गए हैं। लाइक देखिए, फ्रॉइड ने 2 चीजों को और बताया था, वो है नार्सिसिज्म और लिबिडो। तो हम लोग इन दोनों पे भी चर्चा करेंगे, नार्सिसिज्म क्या है और लिबिडो क्या है। देखिए, ईड, ईगो, सुपर ईगो के बारे में कल हम लोग बात किए थे, लेकिन मुझे लगा थोड़ा सा यहाँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ईड क्या होता है? ईड एक हमारी मूल प्रवृत्ति है, इंस्टेंट। ठीक, इंस्टेंट का मतलब हो गया मूल प्रवृत्ति, जो हमारे शरीर में जन्मजात आवश्यकताएं जो हमारी होती हैं, हम ये समझ सकते हैं जो जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं उसको फ्रॉइड ने मूल प्रवृत्ति बताया है, इंस्टेंट बताया। जैसे कि भूख, प्यास, नींद, ये सारी जो आवश्यकताएं होती हैं इसको इन्होंने मूल प्रवृत्ति नाम दिया है। ईगो जो होता है वो हमेशा रियलिटी की बात करता है, और जो सुपर ईगो है वो हमेशा वो हाई लेवल होता है, वो आइडियल प्रिंसिपल पे आधारित होता है। ये हमेशा मॉरल वैल्यूज, प्रिंसिपल्स और जो सोसाइटी द्वारा बनाए गए नॉर्म्स है उसकी बात करता है। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कोई एक बच्चा है, ठीक, उसे भूख लगी। अब उसको लग रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, तो वो अपनी भूख को शांत करने के लिए उसके पास एक ऐसा आइडिया आया कि चलो बगल की जो शॉप है वहां से हम लोग चॉकलेट चुरा लेते हैं। ठीक, मतलब थोड़ा सा बड़ा बच्चा है। ये जो चुराने वाली जो बात आई वो ईड बोला है। ईड ने बोला कि चलो अगर भूख को शांत करने के लिए हम 2-4 रुपए चुरा भी लेंगे तब भी कोई नहीं, हमारा पेट भर जाएगा। तो ईड हमेशा चोरी की बात कर रहा है। ठीक, ईगो कहेगा नहीं, ईगो हमेशा रियलिटी की बात करेगा, नहीं भैया जितना है हम उतना ही खा के रह लेंगे, लेकिन हम चोरी नहीं करेंगे। और सुपर ईगो बोलेगा, ये मॉरल वैल्यूज को बताएगा कि नहीं, चोरी करना गलत बात होती है, अगर हम चोरी करेंगे पकड़े जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगा। क्योंकि एक हमारे समाज में जो बनाए गए मानक हैं वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट है। तो सुपर ईगो हमेशा मॉरलिटी, वैल्यूज और नॉर्म्स की बात करता है। तो जो ईड, ईगो, सुपर ईगो, जब ये तीनों ही मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक द्वंदात्मक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि ईड कहेगा कि हम हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए किसी भी हालत में, सुपर ईगो बोलेगा कि नहीं, कोई भी गलत काम करके हम अपनी इच्छा को हम पूर्ण नहीं करेंगे। और ईगो हमेशा रियलिटी की बात करेगा। वो इन दोनों में बैलेंस बनाता है ईगो। ओके, तो ये हो गया हमारा ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। एंड नेक्स्ट जो है वो है हमारा नार्सिसिज्म, जिसको स्वमोह भी कहते हैं। नार्सिसिज्म को फ्रॉइड ने बताया था। वैसे तो इसके पीछे एक स्टोरी टाइप की है। नार्सिसिज्म एक बालक था जो जिसको खुद से बहुत ज्यादा प्रेम था, ऐसा ही है। लेकिन फ्रॉइड ने जो यहाँ नार्सिसिज्म को बताया, ये क्या होता है? खुद से प्यार करना। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसको लगता है कि सारे लोग उसको प्यार दुलार करें, उसकी केयर करें। ठीक, और जब यही प्रवृत्ति जब शैशवावस्था, जब किशोरावस्था में बच्चा जाता है, शैशवावस्था से जब किशोरा में जाता है,
तो तब भी उसमें ये प्रवृत्ति कहीं ना कहीं फिर से उत्पन्न हो जाती है कि उसको लगता है कि सबसे सुंदर वही है, उसके आगे सब फेल है। तो ये जो प्रवृत्ति आती है, ये जो एटीट्यूड आता है, इसको नार्सिसिज्म कहते हैं, जिसको फ्रॉइड ने बताया था। ओके, तो होता है ना सेल्फ लव। यहाँ पे देखिए परफेक्ट, उसको लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा परफेक्ट हूँ और कोई परफेक्ट नहीं है। जैसे कि आजकल सेल्फी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो ये एक तरह का नार्सिसिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण हो गया कि जहां देखो लोग अपनी फोटो लेने लगते हैं, मतलब उनको लगता है मैं बहुत सुंदर हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक नार्सिसिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है। और देखिए बच्चों, जैसे कि ये मूवी आई थी जब वी मेट, वहां पे करीना का एक डायलॉग है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ। तो जो इस टाइप का जो स्टेटमेंट है, ये भी एक तरह का नार्सिसिज्म है, खुद से प्यार करना, कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, भले मैं, मेरा फेवरेट कोई नहीं, मैं खुद की फेवरेट हूँ। तो ये भी एक तरह का नार्सिसिज्म का उदाहरण होगा। अब हम लोग बात करते हैं लिबिडो पे। फ्रॉइड ने अपने सिद्धांत में लिबिडो की भी बात की थी। लिबिडो एक एनर्जी होती है, ठीक है। अगर हम बोलें तो वैसे फ्रॉइड ने सेक्सुअलिटी पे ज्यादा बल दिया था, इसीलिए इनके सिद्धांत की बहुत ज्यादा आलोचना भी की गई थी। लेकिन स्टिल इनके सिद्धांत को लोग मानते भी हैं, अभी आधुनिक समय में भी इनके सिद्धांत को माना जाता है। लेकिन सेक्सुअलिटी पे इतना ज्यादा ये दबाव दिए थे, तो इसलिए इनके सिद्धांत की आलोचना भी की गई थी। लेकिन इन्होंने लिबिडो को बताया था। लिबिडो को तो वैसे इन्होंने काम शक्ति के रूप में बताया, लेकिन लिबिडो एक तरह की एनर्जी होती है। जब हम लोग इरोस और थैनाटोस के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो उसी में लिबिडो को भी अगर ऐड किया जाए तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि लिबिडो एक होती है। लो, तो लिबिडो एक तरह की शक्ति होती है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत में लिबिडो की चर्चा की है। तो लिबिडो हम ये समझ सकते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तरह के हो सकते हैं। कि जब व्यक्ति कोई अच्छा कार्य कर रहा है, मतलब कोई संरचनात्मक कार्य हो गया, क्रिएटिव वर्क हो गया, तो वहां पे भी लिबिडो वर्क करेगा। और अगर जो विध्वंसात्मक कार्य किया जा रहा है, वहां पे भी लिबिडो वर्क करेगा। तो जो भी ऊर्जा होती है, अगर हम अपने लिबिडो को दबा दे, दमित दमित कर दे, उनका दमन कर दे, तो वो ऐसे में व्यक्ति व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब हम व्यक्ति की जो शक्ति है, जब भी कोई हम किसी व्यक्ति की जो एनर्जी है, उसको जब हम रिप्रेस करेंगे, दबा देंगे, तो वहां पे विध्वंसात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, जिसको थैनाटॉस कहा जाता है। और वही जब इस एनर्जी को हम और प्रमोट करेंगे, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिविस्ट वर्क होगा, ठीक, कुछ नया निर्माण होगा, कुछ नई चीज की रचना होगी। यहाँ पे व्यक्ति अपने जैसी चीजों को उत्पन्न करेगा, ये हम समझ सकते हैं। तो अगर तो लिबिडो को हम एक एनर्जी के रूप में समझते हैं, ठीक। कि लिबिडो क्या है, एक तरह की एनर्जी है, एक तरह की ऊर्जा है, कि जिससे व्यक्ति प्रेरित होके कोई भी कार्य करता है, ठीक। तो लिबिडो को इन्होंने इस फॉर्म में बताया। और इसी में हमारा इरोस, जब लिबिडो बहुत ज्यादा मतलब जब एनर्जी उत्पन्न होगी, अगर वो पॉजिटिव हो रही है, तो वहां पे इरोस होगा, जिसमें कि इंसान क्या करेगा, यहाँ पे अपने जैसी चीजों को उत्पन्न करेगा। यहाँ पे बच्चा कुछ क्रिएटिव करेगा, कुछ नया इनोवेटिव करेगा, तो वो इरोस। और थैनाटोस क्या होता है, जब खुद का अंत करना, खुद को खत्म करने की जब थॉट्स आते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियर होने लगता है, तो वो कहलाता है थैनाटोस। ओके, तो ये दोनों ही जो है, इरोस और थैनाटोस, ये कहीं ना कहीं लिबिडो से संचालित होते हैं। और लिबिडो क्या है, एक एनर्जी है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंटल ऑफ पर्सनैलिटी। अभी तक हमने बात किया था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की बात थी। इसके बाद था हमारा डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी। डायनामिक ऑफ पर्सनैलिटी में इरोस, थैनाटोस, मूल प्रवृत्ति की बात आती है। और फिर जो है हमारा डेवलपमेंटल ऑफ पर्सनैलिटी, वहां पे इन्होंने, देखिए जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट है, इन्होंने बताया कि किस प्रकार व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है।
तो व्यक्तित्व के विकास में इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को बताया था कि मनोलैंगिक विकास व्यक्ति का कैसे होता है। देखिए, शारीरिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक विकास के साथ साथ मनोलैंगिक विकास किस प्रकार व्यक्ति का होता है, फ्रॉइड ने अपने सिद्धांत में इस पे ज्यादा बल दिया था। ठीक, तो इन्होंने कुछ स्टेजेस बताए थे जो मुख्य 5 स्टेज में इन्होंने डिवाइड किया था, जिसमें ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनाइटल स्टेज शामिल थे। तो ओरल स्टेज क्या होता है? ओरल स्टेज एक फर्स्ट स्टेज होता है जहां पे जो एराजोनस जोन होता है वो माउथ में होता है। बच्चा किसी चीज को काटता है, चबाता है, तो उसको इन्होंने ओरल स्टेज बताया। इसमें अलग अलग किताबों में आप देखेंगे तो अलग अलग उम्र बताए गए हैं, अलग अलग एज को डिवाइड किया गया है एज में। तो इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको जब पीपीटी शेयर करूंगी, नोट शेयर करूंगी, तो वहां पे मैं एज को मेंशन कर दूंगी। देन जो सेकंड स्टेज है वो है एनल स्टेज। अब यहाँ पे क्या होता है, ओरल स्टेज में जो यहाँ पे जो होता है ना, जिससे बच्चा सेटिस्फाइड होता है, यहाँ पे जोन ऑफ सेटिस्फेक्शन हम कह सकते हैं या फिर इराजोनस जोन कह सकते हैं। जो कामुक क्षेत्र होता है वो ओरल स्टेज में माउथ में होता है, जिससे बच्चा सेटिस्फाई होता है। हर चीज को, जो छोटे बच्चे होते हैं हर चीज को मुंह में डाल देते हैं, होता है ना, आपने भी देखा होगा, बच्चा हर चीज को अपने मुंह में डाल लेता है, वो काटता है, चबाता है, कुतरता है, तो वहां पे उसको सेटिस्फाई होता है, उसको अच्छा लगता है ये चीजें करना। तो उसको इन्होंने ओरल स्टेज बताया है। देन आता है हमारा एनल स्टेज। एनल स्टेज में क्या होता है, यहाँ पे अब जो एरोजोनस जोन हो गया वो ओरल से हटके एनल पे आ गया। अब यहाँ पे क्या होता है, बच्चा बच्चा वॉशरूम कर जाता है, बच्चे को यहाँ पे सिखाई जाती है कि कैसे बच्चे को वॉशरूम में बैठना है, कैसे टॉयलेट जाना है। ये जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वहां पे ये सारी चीजें बच्चे को बताई जाती हैं। तो उस स्टेज में जो ये हम कहेंगे एरोजोनस जोन बोलेंगे, वो एनल में चला जाता है। वहां से जब बच्चा टॉयलेट जाता है तो वहां पे उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको अच्छा लगता है, उसको सुख की अनुभूति होती है, या फिर हाँ, तो हम इसे बोलेंगे एरोजोनस जोन कहा गया, बाउल एंड देन ब्लैडर कंट्रोल। देन जो आता है हमारा फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज में दो चीजें आती हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फैलिक स्टेज में दो चीजें होती हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। इसे फ्रॉइड ने बताया था। फैलिक स्टेज जो हमारा आता है, फैलिक स्टेज में दो चीजें होती हैं। यहाँ पे जो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स है, वहां पे बॉयज का जो अटैचमेंट होगा वो मॉम से हो जाता है। मतलब यहाँ पे फ्रॉइड ने बताया था, इसकी काफी लोगों ने आलोचना की थी। फ्रॉइड का ये कहना था कि जो सन होता है वो अपने मॉम से बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, वो उनसे लव करना प्रारंभ शुरू कर देता है, ठीक। और जो डॉटर होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, वो डैड के प्रति, अपने पिता के प्रति अट्रैक्ट हो जाती हैं। वैसे ये कहा भी जाता है जो लड़कियां होती हैं वो अपने पिता से ज्यादा घुली मिली होती हैं, ज्यादा फ्रेंडली होती हैं, और जो लड़के होते हैं वो अपनी माँ से काफी फ्रेंडली होते हैं, काफी फ्रैंक होते हैं। लेकिन इन्होंने यहाँ पे बताया कि इसने कॉम्प्लेक्स की बात की थी, इलेक्ट्रो और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, सन का मॉम से अटैचमेंट, और इलेक्ट्रो हो गया डॉटर का डैड से अटैचमेंट। इसे इन्होंने इलेक्ट्रो और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स कहा है, जो कि फैलिक स्टेज में होता है। जो तीसरी अवस्था होती है, वहां पे जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता से अट्रैक्ट हो जाते हैं, लड़का मम्मी से और लड़की फादर से। ओके, तो ये फ्रॉइड ने बताया था। इसके बाद जो हमारा आता है फैलिक स्टेज, उसके बाद देन है हमारा लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में जो लिबिडो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ये हम बोलेंगे जो कामुकता क्षेत्र होती है, ये एक तरह से सुषुप्त हो जाता है। लेटेंसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सुषुप्त अवस्था। तो यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन वाली चीजें होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, वो एक तरह से कहीं ना कहीं शांत हो जाती हैं। अब बच्चा एकेडमिक वर्क में काफी अच्छा परफॉर्मेंस करता है, बच्चा गेम खेलता है, स्कूल जाता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करता है, स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखाता है। तो वहां पे जो बच्चे का जो एक हम ये कहेंगे जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है वो एक तरह से शांत हो जाता है, सुषुप्त हो जाता है। ओके, देन आता है हमारा जेनाइटल स्टेज।
जेनाइटल स्टेज में अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो उसमें कुछ दिन पहले जेनाइटल स्टेज को 2 पार्ट में इन्होंने बताया था, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी की बात की जाती है। यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं स्टार्टिंग में, जब 13-14 साल की लड़कियां जब होती हैं तो पहले पीयर ग्रुप डेवलप होता है। यहाँ लड़कियां लड़कियों से बात करती हैं, लड़कियों से फ्रेंडशिप करती हैं, और जब हेटेरोसेक्सुअलिटी का विकास होता है तो वहां पे चीजें अपोजिट हो जाती हैं। अब लड़कियां जो होती हैं वो अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्ट होती हैं, मतलब लड़कियां लड़कों से फ्रेंडशिप करती हैं, इसको हम लोग हेटेरोसेक्सुअलिटी कहेंगे। क्योंकि अब अडल्टहुड की बात आती है तो लड़कियां लड़कों के प्रति अट्रैक्ट होती हैं, लड़के लड़कियों के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। और जो होमोसेक्सुअलिटी आती है जेनाइटल स्टेज में, यहाँ पे होमोसेक्सुअलिटी में पीयर ग्रुप बन जाता है, लड़कियों का अलग समूह बन जाएगा, लड़कों का अलग समूह बन जाएगा। लेकिन जब हेटेरोसेक्सुअलिटी की बात आती है तो वहां पे लड़के लड़कियां एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। तो बच्चों, फ्रॉइड ने इन चीजों के बारे में बात की थी, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी, जेनाइटल। ओरल स्टेज में क्या होता है? ओरल स्टेज में जो हमारा एरोजोनस जोन होगा वो माउथ होता है। ओरल एक्टिविटी बच्चा करता है सेल्फ सेटिस्फाइड करने के लिए, खुद को संतुष्ट करने के लिए। एनल स्टेज में क्या होता है? जो एरोजोनस जोन होगा वो एनल में हो जाएगा, बच्चा वॉशरूम जाएगा, टॉयलेट जाएगा। यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाता है किस प्रकार आपको टॉयलेट जाना है, क्योंकि अब बच्चा बच्चा 3, 3.5, 2 साल का हो गया। फैलिक स्टेज में क्या आता है? यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स आते हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है कि फ्रॉइड की किस अवस्था में कॉम्प्लेक्स की बात कही जाती है, ओरल और ये ऑडिपस एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की। तो जो हेलो, तो फैलिक स्टेज में फ्रॉइड ने ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की बात कही थी। ओके, देन हमारा लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में जो सेक्सुअल मोटिवेशंस होता है वो एक तरह से बिल्कुल ही शांत हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग लेटेंसी स्टेज कहते हैं। यहाँ पे जो बच्चा होगा वो एक्टिविटीज में, एकेडमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा, बच्चा स्पोर्ट्स खेलेगा, गेम करेगा, या फिर जो एकेडमिक वर्क होते हैं वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगा। एंड देन हमारा जेनाइटल स्टेज आता है। जेनाइटल स्टेज में 2 चीजें होती हैं, होमोसेक्सुअलिटी और हेटेरोसेक्सुअलिटी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। एंड देन इसका जो पूरा हिंदी में है वो आपको मैं जब पीपीटी शेयर करूंगी तब मैं वो शेयर कर दूंगी। ओके, ये देखिए, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल स्टेज। तो शांत किस सुषुप्तावस्था किसमें होता है? जो 4th स्टेज है, यहाँ पे चीजें शांत हो जाती हैं, लिबिडो मतलब शांत हो जाती है। यहाँ पे अब बच्चा एक्सटर्नल एक्टिविटीज करता है। कि फैलिक स्टेज में हमारा आता है ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स। ओरल स्टेज, माउथ, मुंह में एरोजेनस जोन होता है, माउथ में होता है, बच्चा सेटिस्फाइड खुद को जब करता है तो वो किसी चीज को काटता है, चबाता है। और यहाँ पे क्या है? एनल। देन हमारा आता है, इसके बाद हम लोग बात किए थे ऑडिपस एंड इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स की। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है डिफेंस मैकेनिज्म। ओके, आई होप इससे पहले की चीजें आपको समझ में आई होंगी, मैं कोशिश की हूँ कि आप लोग समझ जाए। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप प्रीवियस वीडियोस को फिर से देखिएगा फ्रॉइड की थ्योरी में। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो टर्म्स है, वो है डिफेंस मैकेनिज्म। वो आप किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करिए, सीटेट, रिपीटेट, ये डिफेंस मैकेनिज्म से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। डिफेंस मैकेनिज्म को फ्रॉइड ने बताया था। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? ये होता है प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट। किसी भी परिस्थिति में एडजस्ट करने के लिए, खुद को स्ट्रेस फ्री करने के लिए फ्रॉइड ने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया था। फ्रॉइड ने इसको इतना, मतलब इन्होंने बताया तो था, लेकिन इसको आगे बढ़ाने का श्रेय अन्ना फ्रॉइड को जाता है, जो कि उनकी पुत्री थी। तो अगर जब भी कभी कभी ये क्वेश्चन आता है डिफेंस मैकेनिज्म को किसने बताया, और वहां पे फ्रॉइड की जगह अन्ना फ्रॉइड आता है, तो आप अन्ना फ्रॉइड के ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ओके, तो जो कोपिंग स्ट्रेटजीज होती है, किस प्रकार हम स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करते हैं, कुछ युक्तियों का प्रयोग करके जब हम सिचुएशन में एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं, खुद को टेंशन फ्री रखने की कोशिश करते हैं,
तो उसको इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म बताया है। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो वो दो मेथड होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड, जब हम लोग चेतन स्तर पे समस्या का समाधान करते हैं, कि जब हम कॉन्शियस लेवल पे किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा, तो वहां पे हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो थोड़ा डाउन हो जाता है, नीचे हो जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट मेथड। और दूसरा आता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में ही हम लोग डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जो कि एक टेम्परेरी बिहेवियर होता है, ये परमानेंट बिहेवियर नहीं होता, ये टेम्परेरी बिहेवियर होता है। ठीक, तो इसमें से कुछ डिफेंस मैकेनिज्म है, जैसे कि रिप्रेशन हो गया, डिनाइल हो गया, प्रोजेक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिग्रेशन हो गया और सब्लिमेशन हो गया। वैसे तो इन्होंने कई सारे डिफेंस मैकेनिज्म को बताया है, लेकिन कुछ जो डिफेंस मैकेनिज्म है जैसे कि रिप्रेशन, रिप्रेशन का अर्थ होता है रिप्रेस कर लेना, दमन। दमन का अर्थ होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम किसी कारणवश हम वो चीज नहीं प्राप्त कर पाए, ठीक है, तो वहां पे जो हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो अपने आप दमित हो जाती हैं, अपने आप कॉन्शियस से अनकॉन्शियस लेवल में पहुंच जाती हैं। ओके, तो वो कहलाता है रिप्रेशन। फिर आता है डिनाइल। डिनाइल का हिंदी में मतलब होता है अस्वीकृत करना, ठीक है, अस्वीकृति। वर्तमान स्थिति को जब हम नकार देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सपोज कोई ऐसी लेडी है जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई और उसका हस्बैंड आर्मी में है और अचानक से वो शहीद हो गया, और जब बीवी को ये बात पता चली कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो शहीद हो गया है, तो वो तुरंत उसको नकार देगी कुछ समय के लिए, क्योंकि ये एक टेम्परेरी बिहेवियर होता है। उसको लगता है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है। आप लोग भी कई सारे एग्जाम्पल्स आप देखे होंगे अपने खुद के आसपास की लाइफ में, आपकी खुद की लाइफ में ऐसे आपने एग्जाम्पल देखे होंगे कि लोग वास्तविकता को पूरी तरह से नकार देते हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि कुछ ऐसा हुआ है। ओके, तो इसे हम कहते हैं डिनायल। देन आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्ट कर देना मतलब अपनी गलती को किसी और पे थोप देना, मतलब हम नहीं किए हैं, ये उसने किया है। ठीक, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर हम कोई सामान कहीं गए, हम घूमने, वहां से हमने सामान चोरी कर लिया और हम पकड़ा गए, तो हम ये कहेंगे कि अरे नहीं, केवल हम थोड़ी ना चोरी कर रहे थे, वो दूसरा इंसान भी था, वो भी तो है, वो भी तो चोर है। हम खुद तो हम चोर हैं, लेकिन हम दूसरे को भी कहते हैं कि नहीं वो भी चोर है। प्रोजेक्ट करना मतलब दूसरे पे डाल देना। ओके, इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है डिस्प्लेस कर देना, ठीक, विस्थापन कर देना। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, अगर घर में जो छोटे भाई बहन होते हैं, अगर उनको पिताजी ने मारा या पीटा है, ठीक है, किसी बड़े ने उनकी पिटाई की है, तो वो क्या करेगा, जो बड़ा भाई है, बड़े भाई को अगर फादर ने मारा है या उसकी पिटाई की है, तो जो बड़ा भाई है वो अपना गुस्सा फादर पे तो उतार नहीं सकता है, तो वो अपने छोटे भाई बहन को पीटेगा। ठीक, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, मतलब विस्थापन कर देना। अपने गुस्सा हम अगर किसी बड़े पे नहीं दिखा सकते हैं, तो उस गुस्से को हम अपने किसी छोटे भाई बहन पे दिखाते हैं। ठीक, तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आता है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन होना मतलब पीछे की तरफ जाना, रिग्रेशन रिग्रेट करना। ठीक? इसमें क्या होता है, रिग्रेशन में रिटर्न टू बैक, पीछे की तरफ जाना। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो एकदम बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हैं, बच्चों जैसा बिहेवियर करते हैं। कभी कभी होता है ना, वो कहते हैं यार ये क्या कर रहे हो, मतलब क्या बच्चों जैसी हरकतें हैं। तो इसे ही हम लोग कहते हैं रिग्रेशन। दिस इज अ मोमेंट बैक इन फिजियोलॉजिकल टाइम व्हेन वन इज फेस्ड विथ स्ट्रेस। कभी कभी ऐसा होता है ना, कोई ऐसा पल आता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं, तो वहां पे बच्चों जैसा फूट फूट के रोना शुरू कर देते हैं। तो इसे ही कहलाता है, कहते हैं हम लोग रिग्रेशन, मतलब पीछे की तरफ जाना, बच्चों जैसी हरकतें करना या फिर कुछ ऐसा व्यवहार करना जो अनएक्सपेक्टेड हो, जिसकी हमने उम्मीद नहीं की है, लेकिन सामने वाला बंदा ऐसा व्यवहार करता है। इसके बाद आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का अर्थ होता है प्यूरिफाई करना, अगर हम कहें फिल्टर्ड करना या प्यूरिफाई करना। यहाँ पे क्या आता है, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो निगेटिव थॉट्स होते हैं, उस निगेटिव थॉट्स को हम प्यूरिफाई करके पॉजिटिव में चेंज कर देते हैं। ओके, लाइक कि मुझे किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, बहुत ज्यादा गुस्सा,
और मैं उस गुस्से को कहीं अच्छे काम में निकाल दूं। ठीक है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि बहुत ज्यादा मतलब वो मार धाड़ वाले होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। ठीक, तो उनकी एनर्जी को हमें कहीं अच्छी जगह लगाना है। तो अगर हम उनकी इस एनर्जी को, या फिर हम उनको कोई जूडो कराटे में एडमिशन करा दें, या फिर बॉक्सिंग में उनको वो अच्छा बॉक्सर बन जाए, उनको बॉक्सिंग में भेज दें कि जब भी उनको वो गुस्सा है तो जो पंचिंग पंचिंग बैग होता है उस पर वो खूब मारे, तो ये कहलाएगा सब्लिमेशन। यहाँ पे प्यूरिफाई की बात की जाती है कि जब किसी व्यक्ति की पॉजिटिव एनर्जी, जो निगेटिव एनर्जी होती है, एनर्जी मतलब इन द सेंस है यहाँ पे लिबिडो से, जो उनकी एनर्जी है, जो निगेटिव एनर्जी है, उसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं, जिससे व्यक्ति कुछ कंस्ट्रक्ट करे, या फिर उसको हम स्पोर्ट्स में भेज देंगे। ओके, और जिससे वो स्पोर्ट्स मतलब हम उसको बॉक्सिंग में भेज देंगे, कराटे में भेज देंगे, जहाँ पे वो अपनी एनर्जी को पूरा अच्छा यूज करे, ठीक है, पॉजिटिव यूज करे, तो वो कहलाता है सब्लिमेशन। मतलब सब्लिमेशन का मतलब होता है शोध करना, फिल्टर करना, प्यूरिफाई करना। जब हम एनर्जी को एक एनर्जी को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं, वो कहलाता है सब्लिमेशन। तो सबसे पहले हमने देखा डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के बाद हमने देखा है डिनाइल। डिप्रेशन क्या होता है? दमित कर लेना, अपनी जो हमारी इच्छाएं होती हैं उसको हमें पता नहीं चलता, और वो इच्छाएं अपने आप हमारे अनकॉन्शियस में चली जाती हैं, उसको कहेंगे डिप्रेशन। डिनाइल कहलाता है कि डिनाइल कर देना, किसी वर्तमान सिचुएशन को पूरी तरह से नकार देना, अस्वीकृत कर देना, नहीं नहीं ये हो ही नहीं सकता है। प्रोजेक्शन क्या होता है कि हम प्रोजेक्ट कर देते हैं, अपनी गलती को हम दूसरों पर भी लगा देते हैं कि नहीं, अगर हम चोरी किए तो सामने वाला भी चोर है। डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट का अर्थ होता है डिस्प्लेस कर देना, कि अगर हमने किसी ने डांटा है, अगर हम ऑफिस में गए, ऑफिस में हमारे बॉस ने हमें डांटा है, तो हम घर आके अपने है, या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो ऑफिस में डांट सुन के आया है, तो वो अपना सारा गुस्सा अपने घर वालों पे उतारे, तो इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। देन आता है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? मूव टू बैक, पीछे की तरफ चले जाना, वर्तमान सिचुएशन से बचने के लिए हम उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं रिग्रेशन। देन है हमारा सब्लिमेशन। प्यूरिफाई को फिल्टर कहते हैं, फिल्टर करना अपने व्यवहार को, अपनी एनर्जी को एक अच्छी जगह शिफ्ट कर देना, निगेटिव वर्क से पॉजिटिव वर्क में शिफ्ट कर देना कहलाता है सब्लिमेशन। तो बच्चों आज हमने पढ़ा, हमने व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी है, फ्रॉइड की जो थ्योरी है, फ्रॉइड की थ्योरी को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें डेवलपमेंटल ऑफ पर्सनालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी, डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी, इस टाइप में बांटा गया है, जिसमें से कि कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस, ईड, ईगो, सुपर ईगो। फिर यहाँ पे जो डायनामिक ऑफ पर्सनालिटी, उसमें इन्होंने मूल प्रवृत्ति को बताया। मूल प्रवृत्ति में इरोज और थैनाटोस 2 टाइप्स के आते हैं, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। इसके साथ ही साथ इन्होंने लिबिडो की बात की थी, तो आज हम लोगों ने लिबिडो पे भी चर्चा कर ली। देन है नार्सिसिज्म, मतलब स्वप्रेम या खुद से प्रेम करना, खुद का जो मोह होता है, तो इस पे हमने बात किया। साथ ही साथ जो इनका डेवलपमेंटल स्टेज है, सेक्सुअल डेवलपमेंटल जो स्टेज पे इन्होंने बात की थी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, इस पे हमने बात की। और साथ ही साथ हमने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म जो है, तो कुछ डिफेंस मैकेनिज्म पे आज हमने चर्चा की है। ओके, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसको अच्छे से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। बच्चों यूपी टेट में ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, नार्सिसिज्म के बारे में पूछ चुका है, लिबिडो के बारे में पूछा है, साथ ही साथ ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स जो 3rd फेज में है। फैलिक स्टेज में 2 जो कॉम्प्लेक्स हैं, ऑडिपस और इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स, इससे भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप इसको पूरा डिटेल में पढ़िएगा, और मैं ये सारी स्लाइड्स को हिंदी में मैटर कंटेंट को ऐड करके आप लोग को शेयर करूंगी। ओके, थैंक यू।